अच्छा बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब इस कोरोना महामारी बीमारी के समय में सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहना भी है। आप बाहर कहीं भी मत जाइए, अपने घरों में ही सुरक्षित रहिए और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़र से धोया करिए या साबुन से धोया करिए। मुख पर मास्क लगाए रहें। जो भी आपको अनिवार्य बाहर जाना पड़े, मास्क के बिना मत जाएं, मास्क पहन कर ही जाएं। और सभी छात्रों, आज हम चुंबक है धरती हमारी नामक कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र अपने अपनी पुस्तिका खोलकर पृष्ठ संख्या आप 95 देखें। और उससे पहले, इस कविता को हम अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर इस कविता को पढ़ाऊंगा। तो देखिए छात्रों, आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम शायद सुना होगा। बच्चों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नामक एक संशोधक ने सीधे टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया। मैं संक्षिप्त में आपको कुछ कहानी बताकर इस पाठ की ओर ले चलूँगा। देखिए छात्रों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बचपन से ही ध्वनि विज्ञान में अपना बहुत मन लगाते थे, बहुत दिलचस्प रखते थे। इसलिए उन्होंने अपनी 30 वर्ष की उम्र में ही एक ऐसे अद्भुत पियानो का शोध किया। उसकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचती थी। देखिए, एक ऐसे अद्भुत, अच्छे, सुंदर पियानो का जो अपनी 23 वर्ष की उम्र में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया, बहुत ही अद्भुत था। और स्पीच टेक्नोलॉजी में ही और स्पीच में भी कुछ वर्ष अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपना योगदान दिया। बातों के सक्षम थे, बातों में चाणक्य थे और अपने जो लक्ष्य को, अपने शोध कार्य को निरंतर रखा। आगे चलकर उन्होंने अपने निरंतर परिश्रम के साथ, अपने निरंतर शोध के साथ, खोजबीन के साथ उन्होंने एक दिन एक ऐसा साधन शोध किया जो दुनिया की सभी निगाहें अलेक्जेंडर ग्राहम की ओर पड़ी। उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। इसी तरह बच्चों, जो भी करना हो, जो भी आपको पाना है, उस पर आप मन लगाएं, उस पर आप ध्यान दें। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक छोटी सी आपको कहानी संक्षिप्त रूप में इसलिए बताने का प्रयास किया कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी प्रथम टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया। उन्होंने प्रथम पियानो को खोज किया। बाद में उन्होंने अपने खोज को, अपने शोध कार्य को निरंतर रखा और आगे चलकर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक टेलीफोन का आविष्कार किया। अच्छा बच्चों, यह थी एक संक्षिप्त विधा में कहानी जो आपको मालूम होगी। तो अब हम अपनी 8वीं कक्षा में आपको अध्ययन के लिए रखी गई कविता चुंबक है धरती हमारी। देखिए, सभी बच्चे अपने अपनी पुस्तिका खोलकर पृष्ठ संख्या 95 देखें। यहाँ पर यह एक
संकलित है, जो संग्रहित करके लिखी गई एक कविता है, उसको हम संकलित कहते हैं। इसका कोई कवि नहीं। तो इस कविता के निहित आने वाले, इस कविता के अंदर आने वाले कुछ विलोम शब्दों को मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है, तो आप देखें। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो बच्चों, यहां पर जो सगुण, इसका विलोम रूप होगा दुर्गुण। अच्छे गुण होंगे और बुरे गुण, यह भी आप कर सकते हैं। और धरती, इस शब्द का विलोम रूप हो गया आकाश, यानी धरती आकाश। और यहां पर देखिए दिन रात, दिन इसका विलोम रूप रात। और ऊपर नीचे, जैसे अभी हमने बताया धरती और आकाश, उसी तरह ऊपर नीचे, इसका विलोम रूप हो गया। और देखिए आखिर आरंभ, आखिर हो गया अंत, शेष, और उसका विलोम रूप हो गया आरंभ। और देखिए अंतिम शब्द पता, उसका विलोम रूप हो गया लापता। तो बच्चों, ये थे इस कविता के निहित आने वाले कुछ विलोम शब्द। और भी कुछ यहाँ अन्य वचन शब्द आपको इस कविता के निहित आ जाएंगे। तो वे एक 3 शब्द यहाँ पर मैंने श्यामपट्ट पर लिखा है। आप सभी बच्चे ध्यान से इस श्यामपट्ट की ओर देखें। पेड़, यह एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन शब्द क्या होगा? पेड़ ही होगा। यह बदलाव नहीं होगा, नहीं बदलेगा। एक वचन में पेड़ ही होगा तो बहुवचन में ही भी पेड़ ही होगा। और यहां पर देखिए वस्तु, एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन रूप हो जाएगा वस्तुएं। इसका बहुवचन रूप हो जाएगा आपको वस्तुएं। और अंत में एक शब्द है यहां पर अन्य वचन शब्द बच्चा। बच्चा यहाँ एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा बच्चे, यानी कि बहुत सारे बच्चे। बच्चा तो एक है, एक ही बच्चा, इसका अन्य वचन हो जाएगा बच्चे, यानी कि बहुत सारे, अनेक बच्चे होंगे तो वह अन्य वचन हो जाएगा। इस तरह छात्रों, इस कविता के निहित आने वाले कुछ ही अन्य वचन शब्द मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा और आपको समझाया। और उसी तरह इस कविता के निहित चुंबक है धरती हमारी, इस कविता के अंदर आने वाले कुछ अन्य लिंग शब्दों को भी मैं यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है। वह शब्द भी आप ध्यान पूर्वक देखें तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, पहला शब्द है बेटा, तो उसका अन्य लिंग रूप हो जाएगा बेटी। और शेर, इसका अन्य लिंग रूप हो जाएगा शेरनी। और तीसरा शब्द है बच्चा। देखिए यहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो, बच्चा अन्य लिंग शब्द में क्या हो जाएगा? बच्ची हो जाएगा। यदि आप बच्चा शब्द अन्य वचन में देखेंगे तो आपको बच्चे हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यदि बच्चा नामक शब्द अन्य वचन में आ जाएगा तो उसका बच्चा शब्द का अन्य वचन रूप हो जाएगा बच्चे। और वही शब्द बच्चा नामक शब्द अन्य लिंग में आ जाएगा तो उसका हो जाएगा बच्ची। आपको याद हो गया? मालूम हो गया? तो चलिए आगे देखिए,
चौथा जो अन्य लिंग शब्द मैंने यहां शापक पर लिखा है, मोर। मोर शब्द का अन्य लिंग रूप हो जाएगा मोरनी। और लड़का, इसका अन्य लिंग शब्द हो जाएगा लड़की। ऊंट, इसका अन्य लिंग शब्द हो जाएगा ऊंटनी। चाचा, इस शब्द का अन्य लिंग शब्द हो जाएगा चाची। और अंत में विद्यार्थी, इसका अन्य लिंग शब्द हो जाएगा विद्यार्थिनी। देखिए, बहुत आसानी से आपको मैंने समझाया और इस कविता के लिए कुछ शब्दों को भी मैंने आपको बहुत आसानी से, बहुत ही सरल रीति से यहाँ श्यामपट्ट पर मैंने लिख कर आपको समझाया। आपको बहुत आसानी से यह शब्द ज्ञात हो गए होंगे और मालूम हो गए होंगे। तो छात्रों, अब हम इस चुंबक है धरती हमारी नामक कविता को आदर्श वाचन करेंगे। तो छात्रों, आप ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पुस्तकें देखें। मैं इसको आदर्श वाचन करूंगा। आदर्श वाचन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? आरोह अवरोह चिन्हों को समझकर जो अल्प विराम, पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्यजनक चिन्ह कहते हैं, और प्रश्नार्थक चिन्ह, इन सभी चिन्हों को ध्यान रखते हुए जो पढ़ा जाता है उसी को हम आदर्श वाचन कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने अब इसका आदर्श वाचन करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से, गंभीरता से इस कविता को अपनी अपनी पुस्तकें में देखें और मैं जो आदर्श वाचन करता हूँ उसको सुने। तो चलिए देखिए। और उससे पहले यह जो एक संकलित कविता आपको अध्ययन के लिए रखी गई है, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक आशय है। किस लिए आपको चुंबक है धरती हमारे नामक कविता अध्ययन के लिए रखा गया है, इसका एक आशय है। यह आशय मैं आपको समझाकर आदर्श वाचन करूंगा। देखिए, आपके पुस्तिका में ही लिखा गया है। कविता के ऊपर प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखा और खोजबीन करके पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है। यहाँ पर यह जो कविता है, चुंबक है धरती हमारी, इसमें एक विज्ञानी ने, एक विद्वांसक ने, एक संशोधक ने, जो उसका नाम है न्यूटन, आइजक न्यूटन, उसने खोजबीन करके, संशोधन करके यह पता लगाया है कि धरती में एक चुंबकीय गुण है, जो हम कन्नड़ में कहते हैं आकर्षणीय, गुरुत्वाकर्षणीय बला, जो हम कहते हैं कन्नड़ में, वैसी शक्ति धरती में है, जमीन में है, इस भूमि में है। यह आइजक न्यूटन नामक एक विज्ञानी ने बहुत सारे खोजबीन के बाद समझाया। यह इस कविता का आशय है। तो चलिए छात्रों, मैं अब आदर्श वाचन करूंगा। ध्यानपूर्वक अपने अपने पुस्तकें देखें। एक युवक था बुद्धिमान, आइजक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया पेड़ को देखा।
ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, आखिर यहाँ गिरा क्यों नीचे। सोच सोच कर पता लगाया, खोजबीन कर यह समझाया। चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी। बच्चों यही है गुण धरती का, याद रखो तुम नाम न्यूटन का। देखिए बच्चों, इस तरह इस कविता को हम पढ़ लिया। किस प्रकार अल्प विराम को, पूर्ण विराम को और प्रश्नार्थक चिन्ह को, विस्मयादि बोधक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इसको हमने आदर्श वाचन किया। उसी तरह आप भी इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना है, तभी तो इसका आपको अर्थ हो जाएगा। तो चलिए अब हम विवरणात्मक रूप से मैं इस कविता के बारे में आपको समझाऊंगा। छात्रों, यहाँ पर एक युवक था बुद्धिमान। एक युवक था जो वे कैसा था? बुद्धिमान था, मूर्ख नहीं था। बुद्धिमान का विलोम रूप हो गया मूर्ख। मैंने यहाँ पर शापड़ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इसके साथ आप यह शब्द भी लिख ले सकते हैं। बुद्धिमान था एक युवक था, वे कैसा था? बुद्धिमान था। आइजैक न्यूटन उसका नाम। उस बुद्धिमान युवक का नाम क्या था? आइजैक न्यूटन था। वे आदमी, युवक, दूसरा कोई नहीं था, वही था। कौन? बिल्कुल सही कहा तुमने, आइजैक न्यूटन था। एक दिन बैठा बगीचे में, वही बुद्धिमान, वही युवक एक दिन बगीचे में बैठा रहता है। बगीचे में जाकर बैठा रहता है, डूबा गहरी सोच में। गहरी सोच में, बहुत गहरी सोच में न्यूटन नामक युवक बगीचे में बैठा है। पेड़ से गिरा एक सेब लाल। उसी समय जो बगीचे में न्यूटन नामक युवक बैठा था गहरी सोच में, उसी समय एक पेड़ से एक लाल सेब न्यूटन के सामने गिरता है। देखें, एक लाल सेब गिरता है। सेब उठाया, पेड़ को देखा, न्यूटन के सामने ही गिरा हुआ वह सेब, न्यूटन नामक युवक ने उस सेब को उठाया, देखा और पेड़ को ऊपर देखा। सेब को देखा और पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। उस सेब को हाथ में पकड़े हुए न्यूटन नामक युवक ने पेड़ को ऊपर देखा और नीचे देखा, नीचे ऊपर देखने लगा। सेब को उसने फिर से फेंका। न्यूटन नामक युवक ने उस सेब को फिर अपने हाथों से उठाकर ऊपर फेंका। सेब आया फिर से नीचे। जो न्यूटन नामक सेब को ऊपर फेंका, फिर से वहां सेब कहां पर आया?
नीचे आया। देखिए, देख देख कर लगा सोचने, वह सेब को फिर से ऊपर से नीचे गिरते देखकर न्यूटन नामक ने सोच में पड़ गया। सोचने लगा, सेब को देखते, ऊपर देखते, नीचे देखते, सोच में पड़ गया, आखिर यहां से फिर से क्यों नीचे गिरा। यह देखकर न्यूटन नामक युवक ने सोच में पड़ गया। देख देख कर लगा सोचने, वह से फिर से ऊपर से नीचे गिरने का दृश्य देखकर न्यूटन सोचने लगा, आखिर यह गिरा क्यों नीचे। उसके मन में एक प्रश्न उद्भव हुआ, उसके मन में एक प्रश्न उठा, आखिर यह से ऊपर से नीचे क्यों गिरा। यह प्रश्न उसके मन में उठा, सोच सोच कर पता लगाया, बहुत सोचा, बहुत खोजबीन किया, बहुत शोध किया, तब उसने, न्यूटन नामक युवक ने पता लगाया इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों यहां से फिर ऊपर से नीचे क्यों गिरा। यह सोच में पड़कर उसने बहुत शोध किया, खोज किया, फिर पता लगाया, खोजबीन कर यह समझाया सबको। बहुत शोध कार्य किया, उसके बारे में बहुत सारी मालूमात किया, सोचकर, समझकर, संशोधन करके, खोजबीन करके सबको यह समझाया। न्यूटन नामक युवक ने चुंबक बनकर धरती हमारी धरती में क्या है, चुंबकीय गुण है। हमारी धरती सभी वस्तुएं अपनी ओर खींचने की शक्ति रखती है। यह किसने समझाया, आइजक न्यूटन नामक एक युवक ने, एक विज्ञानी ने। उन्होंने समझाया, खोजबीन कर यह समझाया, चुंबक बनकर धरती हमारी धरती में चुंबकीय गुण है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की शक्ति है। यह समझाया, खींचे वस्तुएं अपनी ओर, सारी वस्तुएं, सभी वस्तुएं अपने ओर खींचने की शक्ति रखती है, इसलिए इसमें चुंबकीय गुण है। और बच्चों, यही है गुण धरती का। और फिर आइजक न्यूटन नामक युवक ने समझाया, देखो बच्चों, धरती में चुंबकीय गुण है, जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षणीय बला। ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ भूमिಯಲ್ಲಿ ಇದೆ। इस प्रकार आइजक न्यूटन नामक युवक ने, एक विज्ञानी ने बहुत खोजबीन करके, बहुत सोच विचार करके यह एक शक्ति, धरती की शक्ति को दुनिया के सामने रखा, सभी को बताया। तो इससे पहले किसी को नहीं मालूम था, इससे पहले किसी को नहीं पता था। इस प्रकार बहुत सारी खोज करके बाद, बहुत सारे सोच विचार करने के बाद उन्होंने इस प्रकार तथ्य के साथ, तथ्यों के आधार के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया कि धरती में चुंबकीय गुण है। और याद रखो तुम नाम न्यूटन का। देखो बच्चों, आप कभी भी आइजक न्यूटन का नाम नहीं भूलना, तुम उस विज्ञानी का नाम याद रखना, किसने यह शोधन किया है। यदि आपको किसी ने पूछा, यदि आपको परीक्षा में यह प्रश्न आया, तो आप बेझिझक, निस्संदेह होकर उस प्रश्न का उत्तर लिख देना कि
धरती में चुंबकीय गुण है, यह शोध करने वाला युवक था या विज्ञानी था आइजैक न्यूटन। इस प्रकार आप समझना चाहिए। इस प्रकार देखिए आइजैक न्यूटन नामक ने कैसे उन्होंने सोच के साथ, तथ्य के साथ, संशोधन के साथ, आधार के साथ धरती को चुंबकीय गुण है इस प्रकार बताया। इसलिए हमें इस पाठक ने इस संकलित जो चुंबक है धरती हमारी समझा रहे हैं कि आप भी आइजैक न्यूटन का नाम कभी ना भूलें। इसलिए आप उस विज्ञानी को याद रखें। जैसे मैंने आपको इससे पहले एक संक्षिप्त में कहानी सुनाई थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उन्होंने जो आविष्कार किया है, उन्होंने जो एक टेलीफोन का संशोधन किया है, शोध कार्य किया है, वे भी एक दुनिया का अद्भुत कार्यों में से एक था। उसी तरह यहाँ पर किसने बिल्कुल सही बताया तुमने, आइजैक न्यूटन नामक एक विज्ञानी ने क्या शोध किया, धरती में चुंबकीय गुण होता है, धरती में चुंबकीय गुण होता है। इस प्रकार समझाने वाला व्यक्ति विज्ञानी था आइजैक न्यूटन। इसलिए बच्चों मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बार बार समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि आप भी लगातार परिश्रम करें, निरंतर परिश्रम करें, तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तो आपकी कोशिश कभी बेकार नहीं होगी। इसीलिए कहा है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए एक ना एक दिन आपको उस कोशिश का क्या मिल जाएगा, फल मिल ही जाएगा। इसीलिए आप भी छात्रों निरंतर प्रयत्न करते रहिए, और छात्रों का कार्य ही वही है, निरंतर अभ्यास करना, निरंतर पढ़ाई करना। जो भी आपको संदेह है, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको परेशानी है, या कोई भी विषय आपको समझ में नहीं आता, तो आप उस संबंधित शिक्षक से उसका आसान हल पा सकते हैं। इसीलिए आपको निरंतर प्रयास करने में, निरंतर परिश्रम करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। निरंतर आप प्रयास करते ही जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ एक कविता अध्ययन के लिए इसलिए रखा गया है कि आपका जीवन भी निरंतर प्रयास करने का जीवन ही है। आप भी अपने जीवन में, यहाँ एक विद्यार्थी जीवन में आप भी निरंतर प्रयत्न करते ही रहते हैं। इसी प्रकार आप अपने अपने निरंतर परिश्रम को, सदा कोशिश को जारी रखें, तो आपको उत्तम प्रतिफल मिल जाएगा। आपको कौन सा उत्तम प्रतिफल मिल जाएगा? परीक्षाओं में आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। कोई भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं देने में सक्षम नहीं रहेंगे। आपको कोई भी प्रश्न पूछे, कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न का उत्तर आप सटीक ही देंगे, सही ही देंगे। इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहें, पढ़ाई करते रहें, तो आप भी एक ना एक दिन आगे चलकर ज़रूर आवश्यक रूप से उसका फल आप पाएंगे। आशा करता हूँ छात्रों, इस कविता को मैंने आपको पढ़ाया, इस कविता आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। आपको पूरी जानकारी मैंने कुछ ही समय में आपको समझा दिया है, और
आसान तरीके से समझाया है। आप भी इस कविता को समझ गए होंगे, तो आप इसको 5 मिनट के लिए अपने मन में पढ़ लीजिए, और तब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।